नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान और इसराइल के बीच जंग से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि ईरान के परमाणु ठिकाने से लीकेज की खबरें आ रही हैं और दूसरी बड़ी खबर है कि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने तेहरान के आसमान को अपने कंट्रोल में ले लिया है, यानी तेहरान के आसमान में ईरान के लड़ाकू विमान नहीं उड़ सकते। तेहरान एयरपोर्ट के पास धमाके की भी रिपोर्ट आ रही है। दोनों तरफ से हमले को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनकी तुरंत पुष्टि संभव नहीं है, इसलिए इन खबरों को सुनते समय विकल्पों का भी ध्यान रखें कि शायद वैसा ना हो जितना कहा जा रहा है और शायद उससे भी ज्यादा हो जितना कहा जा रहा है। इसराइल ने पहले दिन ईरान पर जब हमला किया तो नताज के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया। यहीं पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। अब यह खबर आई कि कहीं इसराइल के हमले से इलाके में रेडिएशन का खतरा तो नहीं हो जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा है कि नताज में परमाणु संवर्धन केंद्रों को नुकसान पहुंचा है। इसराइल के हमले के कारण नताज के वातावरण में रेडियोधर्मी और रासायनिक मिश्रण हो सकता है। ऐसा हुआ तो वहां के लोगों के लिए खतरनाक हो जाएगा। इसे भी एक तरह से न्यूक्लियर अटैक के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी भी हमले में परमाणु ठिकानों को लेकर यही खतरा रहता है कि अगर टारगेट किया गया तो इनके लीकेज से हवा, पानी सब प्रदूषित हो सकता है और बड़ी संख्या में लोग लंबे समय तक के लिए प्रभावित होते रहेंगे। IAEA ने कहा है कि यह बेहद चिंताजनक है। हमने बार बार चेताया है कि परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं होना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों। इसका इंसानों और पर्यावरण दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। रेडिएशन का स्थानीय इलाके में खतरनाक प्रभाव तो पड़ता ही है, मगर इसका असर वहीं तक सीमित नहीं रहता जहां हमला हुआ है। तो अब इसकी जवाबदेही कौन लेगा? परमाणु ठिकानों पर हमले को क्या न्यूक्लियर अटैक नहीं माना जाए? IAEA ने संयम की अपील की है और कहा है कि न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोई भी सैन्य कार्रवाई खतरनाक हो सकती है। केवल ईरान के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और उससे आगे के लोगों को भी नुकसान हो सकता है। रेड क्रॉस कमेटी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि परमाणु प्लांट को नागरिक ढांचे के रूप में देखा जाता है। इस नजरिए से इन्हें हमलों से संरक्षण प्राप्त है। इन पर हमला नहीं होना चाहिए। परमाणु क्षमता से लैस दो देशों के बीच युद्ध से जिसकी चिंता रहती है वो यही है कि कहीं परमाणु ठिकाने पर बम ना गिर जाए। तब फिर जो रेडिएशन होगा वो दूर दूर तक के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। 1977 में जिनेवा कन्वेंशन के तहत आर्टिकल 56 स्वीकार किया गया। इसके तहत एक प्रोटोकॉल तय हुआ कि न्यूक्लियर प्लांट पर किसी भी सूरत में हमला नहीं होना चाहिए। ऐसे हमले खतरनाक हो सकते हैं। इस आर्टिकल का उल्लंघन युद्ध अपराध माना जा सकता है। तो अब क्या होगा? इसराइल इसकी जिम्मेदारी लेगा? ईरान के परमाणु ठिकाने पर किस अधिकार से इसराइल ने हमला किया? अगर बड़ा नुकसान हुआ, रेडिएशन हुआ है, तो पूरे इलाके के लोगों पर असर पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसराइल ने बीती रात मशहद शहर के एयरपोर्ट पर हमला किया। मशहद ईरान के काफी भीतर का इलाका है। इसराइल की सीमा से 2300 किलोमीटर दूर धार्मिक केंद्र माना जाता है। इतने भीतर तक घुसकर हमला कर इसराइल दिखाना चाहता है कि ईरान के अंदर तक वह हमला कर सकता है। ईरान के हमले का असर भले मीडिया की रिपोर्टिंग में कम दिख रहा हो, लेकिन इसराइल की बेचैनी और चेतावनियों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। आगे अंजाम क्या होगा? लेकिन अभी तक ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा। एक सवाल है कि अगर इसराइल ने इतनी शक्तिशाली गुप्तचर सेवा बना ली है, टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, खतरनाक लड़ाकू विमान बना लिए हैं, पेजर से धमाका कर देता है, ईरान के ही सेना की टॉप लीडरशिप को उनके घर में उड़ा देता है। ऐसा नहीं है कि इसराइल ने अपने हमलों से चौंकाया नहीं, फिर भी वह इतना शक्तिशाली होते हुए ईरान से अकेला क्यों नहीं भिड़ रहा है? बड़ा सवाल है कि क्या इसराइल अकेले ईरान से भिड़ सकता है? इसराइल के पास अमेरिका की ताकत है, लेकिन ईरान अकेले दम पर 4 दिनों से अपनी मिसाइलों से सिहरन पैदा कर दे रहा है। युद्ध के समय की खबरों की पुष्टि मुश्किल है, लेकिन ईरान ने 300 से अधिक मिसाइलें छोड़कर तबाही मचाने का दावा किया है।
उसके कुछ वीडियो बता रहे हैं कि इसराइल को कम नुकसान नहीं हुआ है। इसराइल की तरफ से ऐसे वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं कि उसके नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वे सामान्य काम में व्यस्त हैं। लेकिन वीडियो इसके भी आ रहे हैं कि इसराइली बंकर में भागकर शरण ले रहे हैं। आजकल इसराइली अपने घर से ज्यादा घर के नीचे बने बंकरों में रह रहे हैं। इस समय एक बात नोटिस कर रहा हूं कि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग में केवल इसराइल नहीं है, ईरान का भी हमला है और उसके हमले से नुकसान की भी खबर है। एक तरफा जैसा कुछ नहीं दिखता। पश्चिमी मीडिया तेल अवीव से लेकर हाइफा सिटी से रिपोर्टिंग कर रहा है। बीबीसी की टीम हाइफा शहर से रिपोर्ट कर रही है, दिखा रही है कि शहर में भारी नुकसान हुआ है, बहुत सारी इमारतें गिर गई हैं, जलती हुई कारें दिखा रहा है बीबीसी। इसका मतलब है कि हाइफा शहर में नुकसान तो हुआ है। अब रही बात कि क्या हाइफा बंदरगाह को नुकसान पहुंचा है। ईरान का तो ऐसा ही कुछ दावा है, लेकिन हाइफा बंदरगाह के बंद होने की खबर नहीं आई है। इस बंदरगाह का संबंध भारत के अदानी समूह से भी है। यहां अदानी समूह ने अरबों रुपए का निवेश किया है। इस समूह के सीईओ जोगेशिंदर सिंह ने कहा है कि हाइफा में कंपनी की कार्गो फैसिलिटी को नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान की खबरें सही नहीं हैं। ईरान ने दावा किया है कि हनीफा शहर के सैनिक और ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया गया है। अदानी समूह का कहना है कि हाइफा बंदरगाह को नुकसान नहीं पहुंचा, बंदरगाह चल रहा है। मगर हाइफा में सही स्थिति क्या है, इसके बारे में कोई ठीक से नहीं जानता। टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि स्थानीय पुलिस हाइफा में हुए नुकसान की रिपोर्टिंग करने नहीं दे रही है। विदेशी पत्रकारों को रोका जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मिसाइल अटैक पर लाइव रिपोर्टिंग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को पुलिस हाइफा इलाके से हटा रही है। तटीय जिला पुलिस ने जाकर छानबीन की और स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया है। इसराइल के शहरों से पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग से कुछ सवाल उठ रहे हैं। पहला तो यही कि इसराइल ने एक झटके में अपनी जमीन से CNN, BBC, फॉक्स न्यूज को रिपोर्टिंग करने की अनुमति कैसे दे दी। इसी इसराइल ने इन्हीं इंटरनेशनल मीडिया को गजा से रिपोर्टिंग नहीं करने दी। गजा में 200 से अधिक स्थानीय पत्रकारों के मारे जाने की खबरें हैं। वहां के स्थानीय पत्रकार किसी तरह से रिपोर्टिंग कर रहे थे, ना वे बचे ना उनके परिवार। कितने ही सोशल मीडिया अकाउंट साइलेंट हो गए। वे लोग जो अपनी रिपोर्ट डाल रहे थे, उनकी लोकेशन पहचान कर उन्हें निशाना बनाया गया। किसी भी इंटरनेशनल मीडिया को गजा जाकर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी गई। अब इसराइल क्यों अपनी जमीन से रिपोर्टिंग करवाना चाहता है? उसे कब जनमत की परवाह हो गई? गजा में 2 साल तक नरसंहार जारी है। अनगिनत लोग मारे गए, स्कूल, अस्पताल सब तबाह कर दिए गए, लेकिन गजा के लोगों की आवाज को दुनिया तक नहीं पहुंचने दी गई। ना इसराइल को इस बात से फर्क पड़ा कि पत्रकारों को रोका जा रहा है। तो इसराइल CNN, BBC, फॉक्स न्यूज की रिपोर्टिंग से किसे प्रभावित करना चाहता है? किसकी धारणा को बदलना चाहता है? आपको याद होगा जब इसराइल ने गजा पर हमला किया अक्टूबर 2023 में, तब अल जजीरा वहां से धुआंधार रिपोर्टिंग कर रहा था। उससे परेशान होकर इसराइल अल जजीरा से भी लड़ने लगा और अल जजीरा को बैन कर दिया गया। अभी भी बैन है। अल जजीरा को तेल अवीव और हाइफा से रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं है। बाकायदा मई 2024 में इसराइल की कैबिनेट ने वोट कर अल जजीरा को बैन किया था। 4 दिन ईरान ने इसराइल पर 300 से अधिक मिसाइलें क्या दागी। वहां से सारे चैनल रिपोर्टिंग करने लग गए। इसराइल कह रहा है कि ईरान उसके नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं कि गजा में आप क्या कर रहे थे? क्या गजा के लोग गजा के नागरिक नहीं थे? स्कूल, अस्पताल से लेकर हर जगह आपने हमला किया, अनगिनत निर्दोष लोगों को मार दिया, बम से भी और भूख से भी। तब नागरिक ठिकानों और आतंकी ठिकानों में आपको फर्क नजर नहीं आया? इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तब भी उसके नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। एक बात यह भी कही जा रही है कि इसराइल ने जानबूझकर अपनी गुप्तचर एजेंसी मोसाद का मुख्यालय नागरिक इलाके में बनाया। वही इसराइल जो हमास पर आरोप लगाता था कि वो नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब गजा पर बम गिराना था तब कहा
कि नागरिक ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वहां आतंकवादी छिपे हैं। लोग सोशल मीडिया पर पुरानी रिपोर्ट डालकर दिखा रहे हैं कि कैसे इस्राइल ने लोगों की आबादी में घुसकर अपने ठिकाने बनाए। यानी लोग दिखा रहे हैं कि आप हमास पर नागरिकों के पीछे छिपने का आरोप लगाते थे, लेकिन आपने भी वही काम किया। ईरान के रक्षा मंत्री का कहना है कि तेहरान के नागरिकों को भी भारी कीमत चुकानी होगी। तेहरान में कारों में बम धमाके हुए हैं। इस्राइल ने एक इमारत को निशाना बनाया जिसमें 60 नागरिक मारे गए, इनमें 20 बच्चे थे। तेहरान टाइम्स में रिपोर्ट किया गया है कि इस्राइल ने तेहरान में बच्चों के एक अस्पताल, हकीम अस्पताल पर ड्रोन से हमला किया। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस्राइल बच्चों को मार रहा है। पिछले 3 दिनों में कई बच्चों को मारा है। इन खबरों की पुष्टि कैसे की जाए, मुश्किल काम है, लेकिन हमले की तस्वीरें बता रही हैं कि आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान और इस्राइल दोनों ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। दोनों की लड़ाई ने सीमा पर युद्ध की समझ बदल दी है। आमतौर पर युद्ध को सीमा और सीमावर्ती इलाकों तक सीमित माना जाता था, लेकिन ईरान ने अपनी क्षमता से इस्राइल की राजधानी तेल अवीव के भीतर मिसाइलें दाग दी हैं और इस्राइल भी तेहरान से लेकर ईरान के भीतरी शहरों को टारगेट कर रहा है। मतलब इस जंग में रिहायशी इलाके जंग के मैदान में बदल गए हैं। यही आने वाले समय में युद्ध का भविष्य होने जा रहा है। लड़ाई सीमा को लेकर होगी, मगर सीमा पर नहीं होगी। ईरान और इराक के भीतरी मोहल्ले में यह लड़ाई चल रही है। ईरान यह भी दावा कर रहा है कि अपने देश में सक्रिय मोसाद के 2 एजेंट को पकड़ा है। एक एजेंट इस्माइल फाखरी को फांसी दिए जाने की भी खबर है। ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया है कि भारी मात्रा में विस्फोटक से भरा एक ट्रक जब्त कर लिया गया। इस ट्रक से 23 ड्रोन बरामद हुए हैं। इसके पहले भी ईरान के भीतर मोसाद के एजेंटों के गिरफ्तार करने का दावा किया गया था। तो दोनों तरफ से ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जैसे आज ही सब कुछ मिट गया है। इस्राइल का तेहरान पर कब्जा हो गया है और मानो ईरान का तेल अवीव पर। इस्राइल ने ईरान में तबाही मचाई होगी क्योंकि वह सक्षम है, उसके पास अमेरिका की ताकत भी है, लेकिन ईरान कैसे तबाही मचा रहा है, उसके पास क्या कुछ है, इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी की घोर समस्या है। ईरान की सैन्य क्षमता के बारे में भी और उसकी मिसाइलों ने सैनिक ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचाया है उसकी भी जानकारी कम है। प्रामाणिक जानकारी की कमी है। इसके बाद भी दिख रहा है कि ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा। उसकी मिसाइलें इस्राइल के अभेद्य माने जाने वाले सुरक्षा कवच आयरन डोम को छकाकर तेल अवीव से लेकर हाइफा सिटी तक पहुंच रही हैं। यह भी खबर है कि तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास को भी ईरान के हमले से कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरान ने 300 मिसाइलें दागी हैं। इस्राइल दावा करता है कि ईरान की बहुत सी मिसाइलों को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें इस्राइल के शहरों में पहुंच जा रही हैं। इस्राइल के रक्षा विभाग IDF ने कहा है कि इस्राइल की मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। मिसाइलों के स्टोर को नष्ट किया गया है। ईरान की मिसाइलों की 1/3 क्षमता खत्म कर दी गई है, ऐसा इस्राइल ने दावा किया है। ईरान के कई शहरों में 100 से अधिक सैनिक ठिकानों पर हमला किया गया है। अब जो समस्या इस्राइल से रिपोर्टिंग को लेकर है, वही समस्या ईरान से भी रिपोर्टिंग को लेकर है। जैसे खबर आई कि ईरान ने दावा किया है कि उससे पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इस्राइल ने परमाणु हमला किया ईरान पर तो पाकिस्तान भी परमाणु हमला करेगा ईरान की तरफ से। अब पाकिस्तान ने इसका खंडन कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जब इस्राइल ने ईरान पर हमला किया तब कहा गया, लोगों ने कहा कि ईरान युद्ध का रास्ता नहीं लेगा क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं है, लेकिन उसने रास्ता लिया और इस्राइल को जवाब दिया। दोनों में से पहले कौन पीछे हटेगा? भारत और पाकिस्तान की तरह इस केस में नहीं होगा कि ट्रंप घोषणा करेंगे सीज फायर की सबसे पहले और फिर उसके काफी देर बाद दोनों देश घोषणा करेंगे। इस्राइल पीछे नहीं हटेगा। वो जिस तरह से ईरान में तबाही मचाने का दावा कर रहा है, अभी से ही खुद को विजेता की तरह देखने लगा है। लेकिन जब आप खबरों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कई साल से अकेला पड़ जाने के बाद भी ईरान अभी इतना कमजोर नहीं लग रहा
कि एक हमले में फुटनोट्स में बदल जाए। ऐसा लगता है कि रात होते ही आसमान ईरान का हो जाता है और दिन होते ही प्रोपेगेंडा इस्राइल का हो जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।